और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के आसाम दौरे की। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आसाम पहुंच गए हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कोकराझार में बोडो मुआहदे के जश्न के प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। बोडो अमन मुआहदे के बाद ये उनका पहला आसाम का दौरा है। इस मुआहदे के सिलसिले में कोकराझार में एक खुसूसी प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। कोकराझार में बोडो अमन मुआहदे का अवाम ने खैर मकदम किया है और दिए रोशन करके अपनी बेपनाह खुशी का इजहार किया। शहरियत कानून नाफिज होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के आसाम दौरे पर सबकी निगाहें हैं। शहरियत कानून के खिलाफ आसाम समेत शुमाल मशरक़ी रियासतों में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आसाम पहुंच चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि कोकराझार में बोडो मुआहदे के जश्न के प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। बोडो अमन मुआहदे के बाद उनका पहला आसाम का दौरा है। इस मुआहदे के सिलसिले में कोकराझार में खास तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। एक और अहम खबर, कुपवाड़ा के अब्दुल बासित की जयपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई है। अब्दुल बासित जयपुर में केटरिंग का काम करता था। नामालूम अफराद ने उसके साथ मारपीट की थी। तशद्दुद की वजह से बासित कोमा में चला गया था। बासित की मौत से उसके आबाई वतन कुपवाड़ा के कुनन में मातम का माहौल है। बासित पर हमला क्यों किया गया, इसकी वजह का पता नहीं चल सका है। जयपुर में मौजूद कश्मीरियों में बासित की मौत पर गम और गुस्सा है। ये बासित काम पे गया था, वहाँ से जब वापस आया काम से तो रास्ते में इन लड़कों ने, इन 4-5 लड़कों ने इसको पकड़ा और सर में मारा है। वहाँ से आते समय इसने बोला है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे मारा है। तो इसको वहाँ से इन्होंने रूम से उठा के, इन्होंने बाकी लड़कों ने, इसकी साथियों ने उठाया है। तो इसको गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लाया है। तो हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया, तो इसकी उल्टी नहीं रुक रही थी। इसी की वजह से नहीं रुक रही थी कि इसको सर में लगी थी, पर डॉक्टर ने नहीं समझा कि इसको किसकी वजह से। डॉक्टर ने यह समझा कि इसने कुछ खाया है। तो बाद में इसको लगी थी, लगने की वजह से इसको उल्टी आ रही थी। बाद में जब इसकी सिटी स्कैन की तो पता चला कि इसमें इसको सर में ज़्यादा लगी थी। उस लगने की वजह से डेथ हो गया। हाँ। कौन लोग थे जिन लोगों ने मारा, क्या पूरा मामला है, क्या कुछ पता चला इसके बारे में, क्यों मारा? वो तो उसके बंदे थे, मसलू के बंदे थे। किसके? मसलू, कोऑर्डिनेट मसलू के बंदे थे। आप गए थे जी? मेरा नाम सुफियान रफीक है जी। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ जी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई, हम गए थे, हमारा काम जो हम कैटरिंग का काम करते हैं। तो हमको हमारा ठेकेदार जो है वो फैसल है, उसने मसलू के पास हम 2 बंदों को भेजा। हम गए इसके काम पे, इसने हमको भेजा काम पे ग्राउंड में। उसका ग्राउंड का नाम है अनंतन। जब हम पार्टी वार्टी शादी अच्छी से ज्वाइन की हमने, शादी वादी खत्म होके इन्होंने ये आए हम गाड़ी में बैठने के लिए। जिस टाइम गाड़ी में बैठे वो कर रहा था, बासी ने दरवाजे को ठुक ठुक किया। जिस टाइम हम गाड़ी में बैठे, ड्राइवर अंदर सो रहा था, बासी ने दरवाजे को ठुक ठुक किया। वो लड़का जो मुंबई का था उसने बोला दरवाजे को ठुक ठुक मत करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बासी ने बोला नहीं, मैं थक गया हूँ बहुत, मुझे अंदर बैठना है। उसी की वजह से उसने बासित का कॉलर पकड़ लिया और 2 बंदे आए उधर से, उन्होंने बासित को पकड़ लिया, दोनों बाजू उसकी पकड़ ली और एक बंदा उसको बार बार सर पे पीट रहा था। कौन था वो जो मारने वाला था? सर मुंबई का, उसका नाम आदित्य है सर। क्यों मारा, मतलब आपसी झगड़े में मारा? आपसी में ही सर। और कोई वजह था? कोई वजह नहीं हुई थी सर। तो अभी उन लोगों के बारे में आपने FIR कराई? यस सर, FIR करवाई। कौन से थाने में? सर अरवाड़ा। पुलिस क्या बोली अभी इसमें? सर पुलिस बोल रही है सर जो उनका ठेकेदार है वो अलग से मुझे धमकी दे रहा है, अगर तूने रिपोर्ट वापस नहीं ली, धमकी ओ रिपोर्ट वापस नहीं ली, एक हाल तूने देखा, अब तुझे भी हम नहीं छोड़ेंगे। और इंतजामिया का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। ये केटरिंग वाले बच्चे हैं जो प्रोग्राम समाप्त करके और केटरिंग का काम फिनिश करके वापस अपने निवास स्थान पे आने के लिए कोई प्याजों के अंदर जो इनके साथ ही था उसमें शीशा बजाने या ड्राइवर को दगाने के बाद इनकी कहा सुनी। उसमें एक लड़के ने उसके सिर में गुस्सा मारा।
वहाँ से ये लोग आ गए कि वो बच्चा जब यहाँ हसनपुरा में कहीं कुछ होटल में रहते हैं, वहाँ उसको उल्टी होने की शिकायत थी। उल्टी होने की शिकायत थी तो वहाँ इसको SMS उसमें भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चला। और कल उसका मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें एक गिरफ्तारी हो चुकी है और रात को इसकी डेथ हो गई थी मृत्यु के दौरान, इस इलाज के दौरान। तो इसमें बाकी कार्रवाई चल रही है। पुलिस की तरफ से किसी प्रकार कोई ढिलाई नहीं है, एकदम त्वरित कार्रवाई चल रही है। तब किसे गिरफ्तार किया गया और कैसे नामजद बताया गया, उसके बारे में कुछ एविडेंस वगैरह जो है सपोर्टिंग मिले? इन्होंने अपनी FIR में नाम किसी का नहीं बताया, केवल ठेकेदार का नाम बताया, फलान ठेकेदार के 2 लड़के, उसके 1 लड़के। इस आधार पे हमने इसे पूछताछ करके बातचीत करके उस आधार पे आदित्य को किया है। बाकी पूछताछ चल रही है। अभी पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद में पोस्टमार्टम चल रहा है। अभी कुछ मिनट्स में पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा। वो फैमिली को भेजा जाएगा जो है? हाँ जी, हाँ जी। पार्थिव शरीर इसकी परिवारजन साथ ही है, वो लेके जाएंगे। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से हमारे साथी अरबाज अहमद। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि गिरफ्तारी हुई है, और क्या कुछ इसमें तफसीलात निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि नाम लेकर ही FIR दर्ज करवाई गई थी? जी बिल्कुल है ना। देखिए, जिस तरह से हम इस पूरे मामले को लेकर के सीरियसली हमने मामला उठाया, सबके सामने रखा, पुलिस पूरे मामले में हरकत में नजर आ रही है। गिरफ्तारी उन्होंने एक शो कर दी है। जो रमेश सिंह है, अभी जिनकी आप बात सुन रहे थे, ये थाना इंचार्ज है हरमाड़ा इलाके के, जहाँ यह जो उनकी मैरिज पार्टी थी, एक कोई मैरिज हॉल है अंदाता के नाम से वो बताया गया है। वहां पर जो इनके सप्लायर हैं वो 10 लोग थे, जो मुंबई से ताल्लुक रखते थे, कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 लोग थे। वहां पर इनकी कोई कहा सुनी हुई है, झगड़ा हुआ है, फिर इसके सिर में काफी घूसों से वार किए गए हैं। जो लड़का है बासित, उसके बारे में ये उन्होंने बताई तफसील से। रात को काफी उल्टियां हुई हैं इन्हें। और सुफियान जो लड़का चश्मदीद है इस पूरे मामले का, उसने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। जो सप्लायर है मतलू, जिसका नाम बताया जा रहा है, और उनमें से एक शख्स की गिरफ्तारी इन्होंने कर ली है पुलिस ने। उसको बाकी जो लोग हैं ये दबिश देने की तैयारी कर ली है, क्योंकि हसनपुरा के आसपास का यह पूरा जो है उनकी रिहाइश का वो बताया जा रहा है, वहाँ ये लोग रहते हैं। और मुंबई से लोग ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोगों के अभी मोबाइल स्विच ऑफ भी आए हैं, लेकिन जो थाना इंचार्ज है रमेश सिंह, उनका कहना है कि जब एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी तमाम जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 4 लोगों को इसमें जो है पूरी तरह से जिम्मेदार बताया जा रहा है मारपीट का, उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल जो पोस्टमार्टम का प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर कुछ जिम्मेदार हैं, जो भाई हैं और चचा हैं इसके लड़के के, वो भी यहाँ लोग मौजूद हैं। वो अभी जो यहाँ पर जिसको लेकर के रवाना होंगे मुर्दा को, और बाकायदा जो है उसे वहां भेजा जाएगा। और यहाँ पर जो कुछ एक्टिविस्ट हैं जो कश्मीरीज को लेकर के काफी काम करते हैं, वो भी सामने आए हैं और पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी मदद कर रहे हैं। और पुलिस ने भी कहा है कि किसी तरह से किसी भी कश्मीरी को यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो उनका पूरी तरह से कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को गिरफ्तारी करके इंसाफ इनको डिलीवर किया जाए। और जो लोग इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं या नाराज थे, उनको भी पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो एक यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर हैं पूरे मामले में जो कर रहे हैं, इनके लिए पुलिस के साथ में मदद और रास्ता कायम करने का उन्होंने ऑफर किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फ्लाइट के जरिए, नहीं तो जैसे भी होगा हम इनकी बॉडी को वहां पहुंचाएंगे, ताकि इनके जो परिवार है उनको इसका जो अखराजात हैं वो भुगतने नहीं पड़े, कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने काफी शर्मिंदगी भी इस पूरे मामले में जाहिर की है कि जयपुर और राजस्थान जैसी जगह पर ऐसा होना शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब पुलिस पूरे मामले में सीरियसली जो है काफी एक्टिव है, और जाहिर सी बात है जल्द से जल्द और बेहतर नतीजे देगी इसमें। जी अरबाज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये मामला जो है ये उठाया जा रहा है, और किस तरह से इसमें कार्रवाई जो है वो अभी हम देख रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितने दिन पहले बासित को मारा गया था, कब उसको जो है अस्पताल में दाखिल करवाया गया, और उसके बाद जिस तरह से लगातार तमाम तर कार्रवाई हुई, पूरा वाकया एक बार फिर से हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं। अरबाज जी देखिए, है ना, इस पूरे मामले में एक दिन पहले की बात है। कुपवाड़ा जिले के जो ये रहने वाले हैं बासित और इनकी पूरी टीम है, यहाँ जयपुर में काम किया करते थे मजदूरी का। खास तौर पर ये जो कैटरिंग का काम होता था उसमें एक्टिव रहते थे, क्योंकि कश्मीरी लड़कों को यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस तरह की कोई चीज होती है तो उनको जो उनके कैटरर हैं, सप्लायर हैं, ज्यादा रेट्स में उनको वहां भेजने की कोशिश करते हैं। वो अपना कमीशन बीच में रखते हैं, लेकिन उनको जो है रोजगार देने की कोशिश करते हैं। जो बासित है ये जयपुर का हरमाड़ा एक इलाका है, परसों रात की ये बात है। वहां पर ये लोग गए थे एक शादी के अंदर, और शादी में वहां पहुंचने के बाद में जब ये लोग वहां पहुंचे तो वहां पूरा उन्होंने कैटरिंग की, पूरी सर्विस दी। उसके बाद में जब फारिग होकर के वहां से निकले तो वहां जो इनके सप्लायर हैं और ये जो
सुफियान और बासित हैं, इन दोनों के बीच में कोई बात को लेकर के कहासुनी हुई। इस मसले पर जो सप्लायर के साथ में 10 लोग थे, वो लोग काफी नाराज थे इनसे, और ये एक ही कार में उनको बैठ करके यहाँ हसनपुरा की तरफ आना था। लेकिन बातचीत और नाराजगी, लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद ही लोग साथ में आए, और फिर रास्ते में इनके दोबारा लड़ाई झगड़ा इसमें हुआ। हरमाड़ा थाना हमें बताया है जी अरबाज में जो जी, तो लगातार हम आपसे तमाम तर अपडेट जो है वो ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अरबाज आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो अपने नाज़रीन को बता दें कि लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक़ हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से कुपवाड़ा के अब्दुल बासित की जयपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई है, और अब पुलिस कार्रवाई पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। और एक और अहम खबर शहरियत कानून की आईनी हैसियत के मामले से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को इस सिलसिले में एक नोटिस जारी किया है। शहरियत कानून की आईनी हैसियत को अदालत में चैलेंज किया गया है। बेहद अहम खबर शहरियत कानून की आईनी हैसियत के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। शहरियत कानून की आईनी हैसियत को अदालत में चैलेंज किया गया है। 1985 के आसाम समझौते के निफाज को भी यहाँ चुनौती दी गई है। तो बेहद अहम खबर सीएए के ताल्लुक से, जहां शहरियत कानून की आईनी हैसियत को अदालत में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दिया है। 1985 के आसाम समझौते के निफाज को भी यहां चुनौती दी गई है। तो सीएए के ताल्लुक से बेहद अहम खबर शहरियत कानून की आईनी हैसियत के मामले से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को एक नोटिस जारी किया है और शहरियत कानून की आईनी हैसियत को अदालत में चैलेंज किया गया है। शाहीन बाग एहतजाज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज टल गई। अब इस मामले पर पीर के रोज सुनवाई होना है। शाहीन बाग में जारी एहतजाज को खत्म कराने और एहतजाजियों को हटाने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी और जल्द समाअत की दरख्वास्त की गई थी। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर गुज़िश्ता 50 दिनों से एहतजाजी धरने पर हैं। एहतजाजी शहरियत कानून वापस लेने का मरकज से मुतालबा कर रहे हैं। में चल रहे लगभग 52 दिनों के धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चिंता जाहिर कर दी है, लेकिन जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उस याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करने के लिए बात कही गई है। हमारे साथ एडवोकेट अमित शाहनी जी भी हैं, शशांक जी भी हैं, जिन्होंने याचिका दाखिल की थी। आप लोगों ने सर ये मांग की थी अमित जी कि इस पूरे मामले की जल्द सुनवाई हो, काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, स्कूल की बात करें, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, हमारे लिए एक खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चिंता को स्वीकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि परेशानी लोगों को फेस करनी पड़ रही है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई समस्या ना हो चुनाव के दौरान। इसीलिए लंबी सुनवाई के लिए इस मामले में डिटेल सुनवाई चाहिए, इसलिए इस मामले की सुनवाई को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में शशांक जी अगर ये भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ ये तो माना कि चिंता तो है, लेकिन सोमवार को सुनवाई करेंगे क्योंकि कल इलेक्शन है दिल्ली में। तो इलेक्शन के पहले ही तो जो है इसको जो है वो क्लियर कराने की जरूरत थी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो है हजारों लोगों को परेशानी होगी आने जाने में। बहुत ऐसे लोग हैं जो नोएडा में रहते हैं, अपने परिवार के साथ जो है वोट देना चाहते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन 10 बार वहाँ पर विजिट कर चुकी है, और आज भी जो है इसमें जो है कोई संभावना नहीं है कि ये ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से या मैंने जो पिटीशन में मांग की है कि एक ब्रॉड एंड एग्जॉस्टिव गाइडलाइन हो, जिसके तहत जो है ये जो इस तरह का धरना जो है वो किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को माना। सुप्रीम कोर्ट ने को मैंने ये भी बोला गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 10 तारीख को जो है सुनने के लिए जो है वो एडजर्न कर दिया है। देखिए 10 तारीख को क्या होता है। अमित जी, हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि दिल्ली पुलिस अपने विवेक पर ये फैसला ले, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अपने विवेक से कोई फैसला नहीं लिया, आप सुप्रीम कोर्ट आ गए। क्या लगता है कि सोमवार को किस प्रकार का डायरेक्शन दिया जा सकता है कोर्ट द्वारा? देखिए, ये एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि किसी भी ग्रुप का अगर कोई राइट है तो उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए किसी अन्य ग्रुप का और अन्य व्यक्ति के राइट का हनन नहीं हो सकता। दूसरों के राइट को वायलेट करके आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 के तहत आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है, पर आपके राइट टू प्रोटेस्ट से दूसरों के राइट जब अफेक्ट होते हैं तो वो राइट, वो एब्सोल्यूट राइट आप किसी को भी नहीं है इस कंट्री में। तो हमारी यही मांग है कि ये जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं,
पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी मेंटेन करने के लिए, देश के कानून व्यवस्था को बनाने के लिए इन राइट्स को रेगुलेट किया जाता है। तो वो रेगुलेशन काम है अथॉरिटीज़ का। अब अथॉरिटीज़ ने 55 दिन हो गए, आम जनमानस को परेशानी हो रही है और आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इसकी सुनवाई करेगा और निश्चित तौर पे लोगों को इस लंबी परेशानी से निजात मिलेगा। तो सोमवार को फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी की और ये कहा कि शाहीन बाग में जो पिछले 52 दिनों से हो रहा है वो वाकई चिंता का विषय है, लेकिन इस पूरे मामले में वो अब आने वाले सोमवार को जरूर सुनवाई करेंगे। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली की शाहीन बाग की तर्ज पर ही मुंबई के नागपाड़ा में भी शहरियत कानून के खिलाफ लगातार एहतजाज जारी है। खवातीन बड़ी तादाद में एहतजाज कर रही हैं और सरकार से सीएए को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के तय तेलंगाना पुलिस के रवैये के खिलाफ हैदराबाद के एक नौजवान मोहम्मद इरफान कादरी ने एहतजाज का अनोखा तरीका निकाला। पुलिस रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज मोहम्मद इरफान कादरी ने तारीखी गुंबदा कुतुबशाही से असेंबली के करीब गन पार्क तक 14 किलोमीटर तक का मार्च किया, बिल्कुल अकेले। एक रिपोर्ट। हाथ में नो सीएए नो एनआरसी लिखे प्ले कार्ड और साथ में तिरंगा थामे मोहम्मद इरफान कादरी को हुकूमत तेलंगाना और खास तौर पर महकमे पुलिस से शिकायत है। उनका सवाल है कि रियासत तेलंगाना में सीएए और एनआरसी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की इजाजत क्यों नहीं मिलती। महकमे पुलिस के रवैये के खिलाफ मोहम्मद इरफान कादरी ने गुंबदान कुतुबशाही से गन पार्क तक अकेले ही मार्च किया। चंद्रशेखर राव साहब ने कहा कि मैं सीएए एनआरसी के खिलाफ हूँ और वही खिलाफ रहने वाले चंद्रशेखर राव साहब ये कहते हैं कि हम जो है इसके लिए असेंबली में पास करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के पास महकमा पुलिस वो जो है हमें एहतजाज के लिए रोकती है। अगर हम एहतजाज लेना है तो हमको कोर्ट को जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट जाकर परमिशन लाते हैं तो उसके बावजूद हम पर कैसे मुँह करते हैं। एक सिटीज़न को जो है क्या इख्तियार नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर सके? क्या ये हमारा इख्तियार नहीं है? हम बाइज़्ज़त शहरी हैं इस मुल्क के आर्टिकल 19 के तहत हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना आपको लाठी की ज़रूरत पड़ी हमारे ऊपर, ना ही जो है हम किसी स्लोगन कर रहे हैं। अरे मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ और ये मेरा अपने आप का एक प्रोटेस्ट ये है, एक यूनिक प्रोटेस्ट ये है कि मैं यहाँ से गनपार तक पैदल जाऊँगा जहाँ पर शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दूंगा। मोहम्मद इरफान कादरी का मानना है कि जमहूरी तरीके से पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है। उन्होंने हैदराबाद पुलिस पर शहरियान हैदराबाद को सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज की इजाजत न देकर उनके हुकूक सल्ब करने का इल्जाम लगाया। पहले गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के जो है कांस्टेबल्स आते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मैं बोला कि क्यों भाई, मैं अकेला पैदल क्यों नहीं जा सकता? तो उन्होंने कहा कि परमिशन लेना पड़ेगा। तो मैं बोला पैदल चलने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा या इंडिया का नहीं, आप इंडिया का फ्लैग पकड़ के चले तो इंडिया का फ्लैग पकड़ के जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तो नहीं, आप सीएनआरसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। मतलब आपको नहीं बोलने वाले। तो बहरहाल वहाँ से मेरी बहस हुई, फिर मैं वहाँ से आगे निकला। लंगरोस के पुलिस के जो है कांस्टेबल आते हैं, वो लोग मुझे रोकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी मैंने ऐसी बात करके आगे निकल गया। मेहदीपट्टनम पर हुमायूं नगर लिमिट के अंदर लंगरोस के जो है इंस्पेक्टर आते हैं और वहाँ मेहदीपट्टनम पे मुझे जबरन जो है मुझे अरेस्ट करके लंगरोस लाकर मुझे छोड़ दिया गया। पुलिस की मज़ाहमत के बावजूद मोहम्मद इरफान कादरी ने नामपल्ली के इलाके में असेंबली के रूबरू गन पार्क तक अपना एहतजाजी मार्च जारी रखा और ये पैगाम देने की कोशिश की कि जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करवाने के लिए एक शख्स भी काफी होता है। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। खबर दोपहर में आगे बढ़ेंगे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को मुनहदम शुदा बाबरी मस्जिद का मलबा चाहिए और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इस सिलसिले में कमेटी आइंदा हफ्ते एक मीटिंग करेगी। सीनियर वकील राजीव धवन अदालत में एक्शन कमेटी की पैरवी करेंगे।
राम मंदिर की तामीर के लिए मरकज के जरिए कायम ट्रस्ट में ब्राह्मणों की अक्सरियत होने पर कांग्रेस लीडर उदित राज ने सख्त एतराज जताया। उदित राज का कहना है कि जब मंदिर के लिए तहरीक का वक्त था तो दलितों ओबीसी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ट्रस्ट से विनय कटियार, उमा भारती जैसे लीडरों को ही अलग कर दिया गया। उदित राज से न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीता झा ने खास बातचीत की। राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सरकार ने कर दिया है, लेकिन उसमें सदस्य कौन होंगे उसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि जब पिछली जनसंख्या हुई थी और उस जनसंख्या के हिसाब से दलितों की संख्या ब्राह्मणों से 3 गुनी ज्यादा थी, तो उनकी तादाद इस ट्रस्ट में उस अनुपात में क्यों नहीं होनी चाहिए, ये सवाल उनकी तरफ से है। और उदित राज हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, किस तरह से आप इसे देखते हैं? और आपने जो एक आरोप लगाया है कि ब्राह्मणों की संख्या उसमें ज्यादा है, दलितों को उस अनुपात में कम रखा गया है, क्या आपके तर्क हैं इसके पीछे? उसमें उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, बाबा रामदेव, इनको भी होना चाहिए। जो बैकवर्ड हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, संख्या के अनुपात में होना चाहिए, क्योंकि डंडा लाठी और भीड़ लेकर के तो यही लोग गए थे। तो जब अब मंदिर बनेगा तो मंदिर के जो ट्रस्टी होंगे उनमें एक ताकत निहित होगी, सम्मान निहित होगा। और क्या सम्मान और ताकत और संसाधन पर एक ही जात के लोग बैठे, 9 में से 7 ब्राह्मण हैं, तो क्या उस समय फिर ब्राह्मणों को ही लड़ना चाहिए था? कि जब सबने मिलकर लड़ा तो इसको, यह सरकारी ट्रस्ट भी है। जब सरकारी ट्रस्ट है तो केवल एक दलित सिंबॉलिक रखने से काम नहीं चलेगा। जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से ट्रस्ट में उनको जगह देना चाहिए। अगर ट्रस्टी की संख्या बढ़ानी है तो बढ़ा भी दिया जाना चाहिए। तो ये तो उमा भारती जी ने भी कहा कि बैकवर्ड को लिया जाना चाहिए, कल्याण सिंह जी ने भी कहा बैकवर्ड को लिया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बाबा रामदेव को भी लिया जाए, विनय कटियार को लिया जाए। ये फ्रायर ब्रांड नेता थे, ये बैकवर्ड को लेकर के डंडा लाठी और भीड़ लेकर के यही सब लोग आगे आगे नाच रहे थे। अब जब फायदे की जगह आई तो ये गायब हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल जो लोग हैं उसको इस ट्रस्ट से अलग रखना चाहिए। पॉलिटिकल लोग रहेंगे तो वहां भी एक तरह की राजनीति शुरू हो जाएगी। क्यों? उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो सोशल भी तो हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल लोगों ने लड़ाई लड़ी है तो पॉलिटिकल लोग क्यों नहीं रहेंगे? ये तो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, तो पुजारी कोई बैठा दे। ये तो मैनेजमेंट ट्रस्टी है, उसमें तो सभी दलों के लोग रहना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, राम सभी के हैं। राम में जो आस्था रखता है, अखिलेश यादव जी को भी रखना चाहिए, तेजस्वी यादव जी को भी रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए सभी को? लेकिन उदित राज जी, आपको नहीं लगता कि जब ये चीज़ें, जैसे आप कह रहे हैं कि संख्या बढ़ा भी देनी चाहिए अगर ज़रूरत पड़ी तो, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे इसमें होने चाहिए, तो क्या ये जो ट्रस्ट है वो पूरी तरह से राजनीतिक नहीं हो जाएगा? जो मुख्य बात है, राजनीति के लिए किया ही गया था, और किस लिए किया गया था? ये राजनीतिक लोग क्यों लड़े? राजनीतिक लोग ही तो गए थे बाबरी मस्जिद तोड़वाने के लिए। जब राजनीतिक लोग लड़े हैं, और तो राजनीतिक लोग जिसकी लड़ाई लड़े उसमें उनको शामिल होना कौन सी गलत बात है? कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जिला केसीआर आज MGBS से JBS तक मेट्रो कॉरिडोर का इफ्तिताह करने वाले हैं। शाम 4 बजे जिला केसीआर इसका इफ्तिताह करेंगे। इस रूट का आवाम को बेसब्री से इंतज़ार है। इस रूट से शहर में ट्रैफिक जाम के मसाइल कुछ हद तक कम हो जाएंगे। 11 किलोमीटर लंबे इस रूट पर जुमला 9 स्टेशन हैं। चंद दिन पहले मुनक़दा ट्रायल रन में रियासती वज़रा ने भी हिस्सा लिया था। एक दिन पहले रियासती वज़ीर KTR ने यहाँ तैयारियों का जायज़ा लिया था। इस कॉरिडोर के इफ्तिताह से नारायणगुड़ा और उसके करीबी इलाकों में मुकीम आवाम को सिकंदराबाद और हाईटेक सिटी पहुँचने में काफ़ी सहूलत रहेगी। सड़क के रास्ते MGBS से JBS तक पहुँचने के लिए 40 मिनट दरकार है, जबकि मेट्रो के ज़रिए सिर्फ 16 मिनट में ये फासला बआसानी तय किया जा सकेगा।
नाबालिग लड़कियों की इस्मत रेजी और कत्ल की वारदात के मुजरिम श्रीनिवास रेड्डी को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। अदालत के फैसले के बाद हाजीपुर गांव में खुशी का माहौल है। लोगों ने एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम करते हुए अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी नाबालिग लड़कियों को लिफ्ट की पेशकश करते हुए सुनसान मुकाम पर ले जाकर इस्मत रेजी और फिर कत्ल करते हुए बावली में फेंक दिया करता था। नलगुंडा की पॉक्सो अदालत ने ये फैसला सुनाया है। आंध्र प्रदेश के बुनियादी शोबे की तरक्की के लिए नाबार्ड हर तरह से ताउन करने को तैयार है। सेक्रेटरीट में वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में मुनक़दा इजलास में शिरकत के दौरान नाबार्ड के आला अहदेदारों ने ये यकीन दहानी कराई। बुनियादी शोबे की तरक्की के अलावा ज़रूरी तरक्की के लिए 2,11,865 करोड़ रुपए के कर्ज जारी करने का मंसूबा बनाया गया है। इससे पहले वज़ीर-ए-आला KCR ने कहा था कि किसानों की मदद के लिए रायतू भरोसा जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं, जिसके तहत सालाना हर किसान को 13,500 रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। तो खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।